हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 5010 का है और यूनिट 1 है। एक्चुअली 5010 के देखने वाले वीडियोस के बहुत कम है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा कम लेके आ रही हूँ। मेल आपकी डिमांड है तो मैं वीडियोस लेके आऊँगी, आपका कोर्स जो है मैं वो कंप्लीट करवाऊँगी। तो चलिए आज के इसमें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। विज्ञान की प्रकृति और विशेषताएं और पश्चिमी जगत में विज्ञान का शिक्षण क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान का मानवीय चेहरे से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, विज्ञान का मानवीय चेहरे से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। हालांकि आंसर इसका बहुत शार्ट है, लेकिन आप इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, शार्ट क्वेश्चन में आता है। तो आज का पूरा जो विश्व है, विशेषकर विकासशील देश जो होते हैं, 3 मुख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विकासशील देश उस देश के अंतर्गत आते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो विकास कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हमारा भारत देश जो है विकासशील देश है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और गरीबी, ये 3 चीज़ें जो होती है विकासशील देशों की एक पहचान सी होती है कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, प्रदूषण होता है और गरीबी होती, 3 चीज़ें होती हैं। और विकास प्रक्रिया में शिक्षा सबसे प्रभावशाली साधन होता है जो बहुत कम होता है। जिन देशों में शिक्षा यानी एजुकेशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा आगे हैं, लोग जागरूक हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, वो देश विकास देश कहलाता है। ठीक है ना, विकसित देश कहलाता है। और जिन देशों में लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, क्योंकि गरीब है तभी तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो देश विकासशील देश की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए विकास प्रक्रिया में शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी, क्योंकि विकास शिक्षा लेने के बाद आदमी जॉब करता है, सर्विस करता है, कुछ ना कुछ करता है, और उस जो भी अर्जन करता है, जो भी इनकम आती है, उसका कुछ जो पार्ट है वो सरकार को देना पड़ता है। सरकार उन पैसों को डेवलपमेंट में लगाती है देश के। ठीक है, तो इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। विज्ञान शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है जो ऐच्छिक ज्ञान कौशल दृष्टिकोण विकसित करने में योगदान दे सकता है। हमें आवश्यकता है मानवीय विज्ञान की। अब मानवीय विज्ञान क्या है? अभी हमने शिक्षा के बारे में देखा, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन मानवीय विज्ञान यानी कि विज्ञान की मानवीय आवश्यकताओं के प्रति सार्थक बनाने की, विज्ञान की मानवीय आवश्यकताएं। आजकल हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, वो सभी विज्ञान की देन है, साइंस की देन है। देखिए आज हम आपके सामने आपको लेक्चर दे रहे हैं, ये भी तो साइंस की ही देन है ना। आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। सब चीज़ें क्या है? एंड्रॉइड फ़ोन, ये सब मानवीय आवश्यकताएं हैं और ये विज्ञान के सहायता से, साइंस के सहायता से ये सब चीज़ें हुई हैं। इसलिए विज्ञान की जो मानवीय आवश्यकताओं के प्रति सार्थक बनाना ही मानवीय विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को मानव की बढ़ती आवश्यकता और समस्याओं का हल करना चाहिए। ठीक है ना, तो साइंस को जो है मानव की, अब देखिए यहाँ पे मानव की आवश्यकताएं तो बहुत बढ़ जाती हैं। आजकल तो इतनी फैसिलिटी मिल गई है कि आप यहाँ पे बैठ के और अपने से दूसरे देश में रहने वाले लोगों से बात भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अब आप चाहे कि मानव की आवश्यकताएं तो बहुत बढ़ जाती हैं। अब हम चाहते हैं कि यार हम तो यहाँ पे बैठे हैं और हमें बैठे बैठे खाना यहाँ पे अगर अवेलेबल हो जाए, वो भी हो रहा है। रोबोट बनाए जा रहे हैं जो आपके किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, सर्व करेंगे। आपको सिर्फ वहाँ पे उनको हेडिंग देनी होगी, इंस्ट्रक्शन देना होगा और इसके बाद वो लेके आएंगे, आपको सर्व करेंगे। ये मानव की आवश्यकताएं जो होती हैं उनको, उनकी पूर्ति जो होती है, कौन कर रहा है? साइंस ही तो कर रहा है ना। यही है मानवीय विज्ञान। विज्ञान अपने विशेष ज्ञान के माध्यम से मानवीय समस्या का हल करने में सक्षम है और विज्ञान का यही कार्य उसके मानवीय चेहरा प्रदान करता है। तो इसे आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें आप कंप्यूटर के बारे में भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो विज्ञान का, साइंस का एग्जाम्पल है और मानव के लिए कितना यूजकारी, कितना यूजफुल है, कितनी उसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पश्चिमी जगत में विज्ञान शिक्षण का आरंभ कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है लॉन्ग में ये पूछ दे तो इसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखने होंगे। पश्चिमी जगत में विज्ञान शिक्षण का आरंभ कैसे हुआ? साइंस का जो स्टार्टिंग है वो पश्चिमी जगत में, वेस्टर्न में कैसे हुआ? तो देखिए पश्चिमी दार्शनिकों व प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने विज्ञान विधि की नींव रखी और ग्रीस में एक अधिगम केंद्र की स्थापना की गई थी। यानी पश्चिम जो दार्शनिक और प्राकृतिक वैज्ञानिक थे उन्होंने ही विज्ञान की नींव रखी थी और ग्रीस जो है वहाँ पे
एक अधिगम केंद्र की स्थापना की गई थी। लर्निंग जो सेंटर होता है उसकी स्थापना की गई थी साइंस के लिए, सिर्फ प्रयोगशाला भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। जो ग्रीक निवासी पाइथागोरस हैं, उन्होंने मिस्र से गणित का विचार यानी आइडिया लाया और बाद में यही सुस्पष्ट प्रमाणों द्वारा जाना माना पाइथागोरस प्रमेय बना। ग्रीक आइलैंड ऑफ कॉस से हिप्पोक्रेटस से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता कहलाए। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है, तो वो कौन है, हिप्पोक्रेटस है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु जो है, उन्होंने अरस्तु एक यानी 384 ईसा पूर्व में एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक थे और उन्हें वैज्ञानिक भी बहुत अधिक समझी थी, यानी कि वो साइंस के एक वो टीचर थे। और आर्किमिडीज जो थे वो अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध गणित विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो एक असाधारण प्रतिभा वाले गणितज्ञ वैज्ञानिक थे। तो विज्ञान शिक्षण का जो आरंभ हुआ आप इस तरह से कर सकते हैं कि स्थापना तो ग्रीक में अधिगम केंद्र से हुई, लेकिन जो पाइथागोरस जो गणित में हम पढ़ते हैं वो क्या कहाँ से आया, ग्रीस से ही उसका विचार आया था। उसके बाद यहाँ पे जो हिप्पोक्रेटस है उन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता कहलाया। अरस्तु एक गणितज्ञ थे, टीचर तो थे सर्वश्रेष्ठ, साथ में एक गणितज्ञ ही थे। और अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध आर्किमिडीज जो थे वो गणित विद्यालय में पढ़ रहे थे और एक असाधारण प्रतिभा वाले गणितज्ञ वैज्ञानिक थे, वो वहाँ पढ़े थे, ठीक है। प्राचीन मेसोपोटामिया को काफी पहले से ही चीजों में रासायनिक गुणों में जानकारी थी, उन्हें कि रासायनिक गुण क्या होते हैं उनकी जानकारी किसको थी, मेसोपोटामिया के लोगों को थी। क्ले, अयस्क के अलग तारा, पत्थर, प्राकृतिक पदार्थ आदि इनकी जानकारी वहाँ पे थी। मेसोपोटामिया में पिरामिड और मिस्र वगैरह में पिरामिड है, उसका रीजन यही था और इसकी मदद से उन्होंने प्राचीन काल में ही मृद भांड, चूने का प्लास्टर, सीसा, धातु उपकरण में धातु उपयोग का कार्य किया था। बेबीलोनिया के खगोल शास्त्री ग्रह, तारे, चंद्रमा आदि के गज से गणना करने में सक्षम थे। आरंभिक ग्रीको रोमन दुनिया के वैज्ञानिक चिंतन पर खूब काम किया। प्लेटो और अरस्तु ने इस हेतु शानदार उर्वर भूमि तैयार की, ठीक है। और तर्कशास्त्र ने वैज्ञानिक खोज को पुष्ट किया और इस काल तक विज्ञान की परिधि में शरीर क्रिया, जंतु क्रिया, वनस्पति, खनिज विज्ञान, भूगोल, गणित, खगोल शास्त्र अपनी उपस्थिति में दर्ज करा चुके थे। अंत में पुनर्जागरण के प्रबोधन ने विज्ञान शिक्षण के एक नई ऊंचाई का कार्य किया। तो ये स्टार्टिंग का किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया, कौन कौन से किस क्षेत्र से संबंधित थे। और यहाँ पे विज्ञान का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि साइंस भर से, हम ज्योग्राफी में भी साइंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट में हम साइंस का नॉलेज रखते हैं। साइंस का, विज्ञान का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन, सर्च करना। और जहाँ पे सर्च की बात आ जाती है, जहाँ पे आविष्कार की बात आती है, वो सीधे वहाँ पे साइंस से ले लिया जाता है। तो पश्चिमी जगत में सिर्फ विज्ञान शिक्षण का आरंभ इस तरह से हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है ही कि मध्य युग में विज्ञान का विकास किस रूप में हुआ है, यहाँ पे आप टिप्पणी करनी है। तो मध्य युग का जो काल है उसको पहले जानना जरूरी है। तो ये काल जो होता है तो 800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा तक का मध्य युग का काल माना जाता है। और कुल मिलाकर मध्यकालीन युग तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ये देखिए, हम जो हिस्ट्री का एक पेपर है मैंने उसमें आपको इसका बताया है, आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। यानी कि जो आपका 509 का है। अंधकार युग, उच्च मध्य और जो उत्तर मध्यकालीन युग होते हैं, ये 3 भाग आपके मध्य युग के हैं। अंधकार युग, उच्च मध्य और उत्तरकालीन मध्य युग, ठीक है ना। यानी पुनर्जागरण से पूर्व। और इस काल में बहुत कुछ आरंभ हुआ, कई चीजें आज हम स्वीकृत तौर पर मानते हैं और उनकी जड़ें जो होती है मानव विकास के इसी काल में हुई थी। भारत में अगर राजा हर्षवर्धन की हम बात करें तो यहाँ पे कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास जो था वो पूरे शिखर पर था। परंतु मध्यकालीन युग भारत के लिए सबसे बुरा समय था। लोग अंधविश्वास और कट्टर जातिवाद में घिर गए थे, ठीक है ना। अधिकतर जो चिकित्सक थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, मृत शरीर को हाथ लगाने से भी कतराते थे। ये सभी जो चीजें हैं हम आपको ऑलरेडी, जो आपका विज्ञान का युग है, क्वेश्चन एक डला हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें है। लेकिन फिर भी इसे हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम इस बार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। पश्चिम काल में, इसी काल में विज्ञान का सूर्योदय हुआ था और उस समय सबसे महान जो प्रायोगिक वैज्ञानिक थे इटली के लियोनार्डो दा विंसी सबसे बड़े चित्रकार के रूप में भी जाने गए हैं। उन्हें उड़ने वाली मशीनों, द्रव्य इंजीनियरिंग, वनस्पति विज्ञान और खगोल विज्ञान के लिए भी जाना जाता है। पुनर्जागरण की शुरुआत थी। पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ, चिकित्सक पादरी निकोलस कोपर्निकस जो थे वो ग्रहों की जटिलता को समझने के लिए सूर्य को स्थिर माना जाए, पृथ्वी व अन्य ग्रह इस तारे के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाए, कोपर्निकस ने कहा था। इस अवधारणा को सच मानने के लिए विश्व को 150 वर्ष लग गए। गैलीलियो गैलीले शायद विश्व इतिहास में सबसे उत्तम वैज्ञानिक थे। विज्ञान के इतिहास में पहली बार गैलीलियो ने अपनी दूरबीन आकाश की ओर घुमाई और आश्चर्यजनक खोजें की और इस सत्य से परिपूर्ण खोजों को जनता के सम्मुख रखने के लिए दर्दनाक मौत का सामना करना
तो देखिए ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। आप फर्स्ट वीडियो अगर आपने वॉच किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि अवलोकन में अनुभूति व ज्ञान दोनों होता है कैसे। अवलोकन में अनुभूति व अभिज्ञान होता है कैसे। देखिए अवलोकन करते समय वैज्ञानिक टेलीस्कोप या दूरबीन में झांकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिए। अवलोकन यानी देखना, ठीक है ना, किसी चीज की। तो टेलीस्कोप से यानी दूरबीन से झांकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पर्दे पर प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं। मीटर में रीडिंग देखकर लिखते हैं आदि। सामान्यतः प्राथमिक स्तर पर वह जो देखते हैं उसमें सहमत हो सकते हैं, जैसे 37.9 डिग्री सेल्सियस दिखाता हुआ थर्मामीटर जो होता है। परंतु इन वैज्ञानिकों के पास इन अवलोकनों का स्पष्टीकरण करने के सिद्धांतों के बारे में भिन्न मत है, तो इसे विभिन्न तरीकों से समझा सकते हैं। प्राचीन वैज्ञानिक सूर्योदय से इस बात का प्रमाण मानते थे कि सूर्य गति करता है। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी घूर्णन करती है। ये क्या था, अवलोकन था। उसके बारे में निष्कर्ष निकालना, जानकारी देखना। और जहां कुछ वैज्ञानिक कुछ अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल पाते कि वे किसी विशेष परिकल्पना को प्रमाणित करती है, वही संदेह करने वाले कह सकते हैं कि नहीं, परीक्षण यंत्र में कोई त्रुटि है, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा कि अवलोकन एवं अनुभूति में क्या अंतर है। अब यहाँ पे दुनिया में होने वाले कार्यों में हमारी समझ पर हमारा अवलोकन निर्भर करता है और यह समझ हमारी अनुभूति को भी प्रभावित करता है। हम क्या अनुभव करते हैं। हमने तो अवलोकन किया पहले कि जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती। सबसे पहले तो ये कहा गया कि सूर्य जो है वो घूमता है, ठीक है ना। लेकिन बाद में लोगों ने इस बात पे भी यकीन नहीं किया। लेकिन जब बाद में तह पे पहुंचा गया और इस निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं, जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है सूर्य का, तब भी लोगों ने इस बात को सही नहीं माना। यानी उनकी जो अनुभूति थी उसको प्रभावित नहीं किया, या फिर उस बात को मान लिया तो उनकी अनुभूति को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए तापमान में वृद्धि का जब कोई अवलोकन करता है, यानी कोई देखता है, उसे निष्कर्ष निकालता है, तो हमारी मानता है कि अवलोकन निर्भर करता है तापमान की प्रकृति, उसकी मापन क्रिया और तापमान मापने के यंत्र पर, ठीक है ना। ऐसी मान्यताएं वैज्ञानिक रूप से उपयोगी अवलोकन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो अवलोकन और अनुभूति दोनों अलग अलग। अनुभूति हमारे दिल के अंदर की आत्मा की आवाज होती है। हमें वो चीज अनुभूति नहीं हुई, यानी महसूस करना, हमने उस चीज को महसूस नहीं किया या फिर महसूस किया। अवलोकन यानी होता है देखना। अगला क्वेश्चन, विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा समान विशेषताएं बताइए। तो विज्ञान शब्द सुनते ही मन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सुंदर सा मोबाइल फोन, उसके मत संचालित होने वाले इंटरनेट, अनंत सी लगने वाली दुनिया, हमने अभी जस्ट आपसे कहा ना, हवाई एरोप्लेन है, टेलीविजन है, मोटर है, बाइक है, कार है, रोबोट है, जितने भी टॉयज जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ये सभी चीज़ें हैं। कुकर, सीटी बजाता कुकर है ना, फ्रिज में लिट्टी मिठाई, चॉकलेट, सभी चीज़ें क्या है, ये विज्ञान का ही तो चमत्कार है, यही विज्ञान है, ठीक है। और विज्ञान एक विश्वसनीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इस विश्व के समस्त वस्तुओं के बारे में पढ़ सकते हैं, विचारों के बारे में परीक्षण कर सकते हैं। आसमान नीला क्यों है, वर्षा की बूंदें नीचे क्यों आती हैं, गुलाल अलग अलग रंगों में क्यों होता है, आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका एक मासूम बच्चा पूछ सकता है, जिनको उनके उत्तर बिना किसी जादू स्पष्टीकरण से हम केवल विज्ञान के द्वारा ही दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आधुनिक संसार आधुनिक ना होता तो हमने बहुत कुछ सीखा है विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि सीधा और स्पष्ट है। विज्ञान जो भी है सामने दिखता है, सीधा होता है, सरल होता है, स्पष्ट होता है। विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक संसार की वास्तविक प्रक्रिया को जानना और इसके लिए ईमानदारी आवश्यक है। और आप नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर संख्याओं के साथ छेड़खानी करके आंकड़ों को चुनकर बताने से, प्रमाणों को अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत करने की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। यानी जो है वही हमें बताना और दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें फेरबदल की गुंजाइश हम नहीं कर सकते, यही विज्ञान है। और विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं कि मानव के दैनिक अनुभव अवलोकन से प्राप्त सुव्यवस्थित तार्किक और प्रमाणित विषय विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान की प्रकृति क्या है, देखिए तो विज्ञान ज्ञान का संग्रह और प्रक्रिया दोनों ही है। क्योंकि कभी कभी पाठ्य पुस्तक में सूचीबद्ध किए गए जो पृथ्वी के तथ्य होते हैं उनको संग्रह लगता है, खोज की प्रक्रिया भी है। यानी कि जो ज्ञान का संग्रह और प्रक्रिया दोनों चीजें होती है, जोड़कर प्राकृतिक संसार की एक संयुक्त व्यापक समझ होती है। विज्ञान उत्तेजक भी है। किसी वस्तु को पहली बार देखने या करने का मजा वैज्ञानिकों को और बच्चों को भी प्रेरित करता है। विज्ञान उपयोगी भी है। विज्ञान द्वारा उत्पन्न ज्ञान शक्तिशाली व विश्वसनीय होता है और इसे नई तकनीकें, बीमारियों के उपचार, अन्य कई समस्याओं को निपटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे आविष्कार होते हैं, नई नई दवाएं देखी आती हैं। विज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान विश्व ज्ञान के क्षितिज को निरंतर शुद्ध कर रहा है और फैला रहा है। प्रत्येक सूर्योदय ज्ञान के लिए उससे अन्वेषणों और नई खोजों की खबर लाता है। यानी ये निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है और विज्ञान विश्व स्तरीय मानव उद्यम है।
विश्वसनीय और मानव उद्यम है, यानी विज्ञान दुनिया के सभी लोगों द्वारा एक समान तरीके से देखा और समझा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान की अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ये क्वेश्चन लगता है प्रकृति क्या है, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।